अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक तरफ तो हुकूमत मियां नवाज शरीफ को मेडिकल ग्राउंड पर बाहर भेजकर पछता रही है, बल्कि ये कहती है कि बीमारी का बहाना बनाकर हमें चकमा देकर झूठ बोलकर बाहर चले गए। दूसरी तरफ हुकूमत ये भी इल्ज़ाम लगाती है कि मियां साहब की कोई मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी जाती। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में 3 सफ़ात की मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की हैं, जिसमें ये कहा गया है कि नवाज शरीफ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं और उन्हें लंदन में अस्पताल के करीब रहने की नसीहत की गई है। उन्हें अच्छी ग़ज़ा खाने के अलावा रोज़ाना वॉक और ज़हनी दबाव कंट्रोल करने की नसीहत की गई है। अब देखना यह है कि हुकूमत इन रिपोर्ट्स के बाद भी क्या शकूको शुबहात जो है हुकूमत के वो दूर हो पाते हैं या नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज 2.5 महीनों के बाद PDM का इजलास पीपल्स पार्टी के बगैर हुआ। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अपने इर्द गिर्द तमाम जमातों के सरबराहान को लेकर मीडिया के सामने आए और हुकूमत की तरफ से वोटिंग मशीनों के जरिए इंतखाबात कराने की हुकूमती पेशकश को यकसर मुस्तरद किया और ये कहा कि मुल्क पे इलेक्शन चोर और सेलेक्टेड हुकूमत है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए धांधली करने का नया तरीका बना रहे हैं। क्या कहा मौलाना ने मजीद ज़रा देखिए। हुकूमत ने जो एकतरफत और इंतखाबी इस्लाहात की बात की है, उस हवाले से उन्होंने किसी मशीन की भी बात की है और सुना यह है कि ये मशीन धांधली करने का सबसे आसान तरीन तरीका है। मुल्क पर इलेक्शन चोर सेलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत है, उनकी हर किस्म की इंतखाबी इस्लाहात और कानून साजी को हम मुस्तरद करते हैं। हम ये भी समझते हैं कि नेब और FIA सियासी इदारे बन चुके हैं और अपनी आज़ाद और गैर जानिबदाराना साख कतई तौर पर खो चुके हैं और सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि पहले PDM में मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो एक्टिव किरदार था ये मरियम नवाज़ अदा कर रही थी, मगर अब PDM को मुतहरिक करने के लिए शहबाज शरीफ आगे नज़र आ रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि PDM के जलसों में PDM के जो इजलास होंगे उनमें मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ इकट्ठे नज़र नहीं आएंगे? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तर्जुमान मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, जो लोग सवाल उठा रहे थे कि नवाज शरीफ मेडिकल रिपोर्ट्स पेश नहीं करते, बहाना बनाकर झूठ बोलकर बाहर चले गए हैं, वो तो रेस्टोरेंट्स में खाना खाते नजर आते हैं, वो तो स्टेडियम में मैच देखते हुए नजर आते हैं, वो तो बाहर घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज जो लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की गई जिसमें कहा गया है कि वो सफ़र नहीं कर सकते, सारे उज़र सारी वजूहात बताई गई हैं। एक तरफ नवाज शरीफ के इलाज का मसला है, दूसरी तरफ वीज़े में तौसी का मसला है। अब जो वीज़े में तौसी की दरख्वास्त दी हुई है, अगर वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता, वीज़े में तौसी नहीं होती, 2 सालों में तो आज तक इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, तो अगर वीज़े में भी मज़ीद तौसी नहीं मिलेगी तो नवाज शरीफ साहब के इलाज का क्या होगा, जिस ग्राउंड पर आज बैठे हुए हैं बाहर नवाज शरीफ साहब? वो तो कहते हैं ना कि we'll cross the bridge when we come there, बट एक चीज़ जो एक अजीब और ख़ास तौर पर ये पिछले 5-10 साल में जब से PTI का इजाद हुआ है, एक अजीब चीज़ है कि हर चीज़ के लिए आपको इस तरह से गवाही देनी पड़ती है कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ सर्टिफिकेट माथे पर लगाया है अपना पैट्रियटिज़म का, और मैं अपने माँ बाप से, मेरी अपने वालिद साहब से इतनी मोहब्बत थी कि मैं कसम खा सकता हूँ कि मेरी बहुत मोहब्बत थी, वरना वो मानेंगे ही नहीं। इसी तरह से अगर आप बीमार हैं तो आपको बीमारी का एक ऐसा नक्शा पेश करना है कि जो सबको देख के लगे कि हाँ हाँ ये बीमार है। आपको याद है कुलसूम, हर बीमार जो होता है उसका डिफरेंट होता है। मतलब मेरे भाई बीमार थे, उससे हफ्ता पहले उनकी डेथ से पहले वो वॉक अराउंड कर रहे थे, हालांकि कैंसर था उनको, और दूसरे होते हैं जो 4-4 महीने 6-6 महीने बेड पर होते हैं और वो अल्लाह ताला उनको शिफा दे देता है। तो ये तो एक मेरा ख्याल है पर्सनल चॉइस होती है इसको ये कहना कि वो वॉक कर रहे थे इसलिए बीमार नहीं है, या तो आप ये कहें कि जी हम इनकी बीमारी का मानते ही नहीं है, बट तो ये तो कहना कि वो रेस्टोरेंट में बैठे समझते हैं कि बहाना है, हमसे गलती होगी बाहर भेजकर, तरस आ गया इसलिए भेजा बाहर, वो तो नहीं मानते, अल्लाह ऐलान कहते हैं। अच्छा देखे, जिस तरह कुलसूम नवाज साहिबा जब वो वहाँ अस्पताल में थी
तो इस हद तक हो गया था कि पीटीआई के जो कारकुन थे वो अस्पताल के अंदर उनके कमरे में पहुंच के तस्वीरें उतारने के लिए, आई मीन दे वांटेड टू वेरीफाई दैट। आई मीन आप इंतहा देखें। और आपको याद है कि जब उनकी डेथ हुई तो इवन अ सेन पर्सन, इंटेलेक्चुअल लाइक इत्तेजाज अहसन ने बाकायदा माजरत की थी कि जी उन्होंने पब्लिक में ये कहा था कि वो बीमार नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये इस चीज को आप ये कहें कि जी हमारी, जब इनके पास मौका था वो बाहर जा रहे थे मियां नवाज शरीफ, तो ये कहते कि जी हमारी नजर में वो इतने बीमार नहीं है कि उनको बाहर जाने की जरूरत है, तो बात बनती। अब ये कहना कि जी, और वो तो जहाज में भी बैठे नहीं थे, जहाज चला भी नहीं था, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि जी वो बीमार नहीं है, इतने बीमार नहीं है, और मुझे तो पता नहीं शीरी मजारी रो पड़ी थी, और किसने पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर ने। जुबैर साहब, शकूक शुबात इसलिए भी बढ़ जाते हैं। अब चंद रोज पहले, 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि वो अपना इलाज तो करवा रहे हैं लेकिन वो वहां बैठकर इनका भी इलाज करवा रहे हैं, तो जिससे जाहिर है तासुर ये मिलता है कि वो सियासी एक्टिविटीज वहां पर बहुत ज्यादा हो रही हैं। शायद नवाज शरीफ साहब को ये प्लानिंग वो वहां पर बैठकर कर रहे हैं कि इस हुकूमत को घर कैसे भेजना है, पीडीएम को एक्टिव कैसे करना है, मरियम नवाज साहिबा को क्या रोल देना है, शहबाज शरीफ साहब को कहां खड़ा करना है। तो इसी बहरहाल तासुर तो मिलता है जब नून लीग के लोग टीवी पर आकर ये कहेंगे कि वो तो यहाँ इस हुकूमत का इलाज करने बैठे हैं, तो सवाल तो उठेंगे। तो बिल्कुल कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं भी यही कहूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा राना सनाउल्लाह की बात से। अगेन द पॉइंट इज कि वो एक तो पॉलिटिकल एक्टिविटी का जो तासुर है, कोई वो जलसे जुलूस या रैलीज तो नहीं निकाल रहे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी नहीं कर रहे हैं। जो वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो उनकी मुशावरत कोई हफ्ते में एक दफा कभी होती है, और वहां से स्टेटमेंट आ जाती है, या मीडिया के सामने वो 5 मिनट या 7 मिनट किसी से बात करें, इस हद तक है जो उनकी सेहत भी इजाजत देती है। तो उसके अलावा तो हाँ बिल्कुल उनको पाकिस्तान की फिक्र है, और बिल्कुल उन्होंने वहां बैठ के पाकिस्तान की हुकूमत जो इस वक्त है हमारे पर मुसल्लत, उसका भी इलाज करना है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो बैठ के वहां बेफिक्र तो नहीं हो सकता कि जी जो मर्जी होता रहे पाकिस्तान में, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं हो। तो मैं या आप या कोई भी हो, तो पाकिस्तान की तो फिक्र अपने हिसाब से ना, ये हुकूमत तो ये कहती है ना कि 3 मरतबा इस मुल्क ने आपको वजीर आजम बनाया, आप इज्जत से अपने मुल्क में वापस आए, आप वहां पर वीजे में तौसीक की दरखास्तें दे रहे हैं, अपने मुल्क में आए, यहाँ पर आकर सब कुछ करें, सियासत करने करें, इलाज करवाना इलाज करवाएं, बाहर आप बैठे हुए। हुकूमत पेश करती है, देखें ये सियासी जंग भी होती है, हुकूमत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, क्योंकि हुकूमत के लिए उनका सबसे बड़ा हरीफ जो है वो मियां नवाज शरीफ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो उसी से पता चलता है कि 4 या 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, PMLN, उसकी बात होती है। तो उनका तो हदफ है, तो इसमें तो हमें कोई हैरानी नहीं होती कि जी ये क्यों मियां नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के हवाले से 2 चीजें हैं, जिसका एक मैं बिल्कुल बरहला इजहार करता हूं, और आप पता नहीं किसी और नून लीग के लीडर को भी कोट करेंगी कि जी जुबैर साहब तो ये कह के गए थे। देखिए, एक तो इंसाफ के तकाजे यहाँ पूरे नहीं हुए थे मियां नवाज शरीफ के हवाले से, बाकियों के भी नहीं हुए, लेकिन खास तौर पर मियां नवाज शरीफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्वालिफिकेशन, अभी मैंने आपको खुद बताया कि UN लीगल कन्वेंशंस की बिल्कुल धज्जियां बखेर दी गई कि ट्रायल ही नहीं हुआ और सीधा सजा सुना दी गई, और सिर्फ सजा नहीं सुना दी गई, डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, साथ में ये भी ऑर्डर दिया गया कि जी आप नैब को कि जी 3 रेफरेंसेस फाइल करें। नैब इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में वो काम नहीं करती है। साथ में ऊपर से नैब के ऊपर मॉनिटरिंग जज बिठाया, साथ में ये भी कहा नैब को कि ये जो फैसला है ये इतने महीनों में होना चाहिए, जो कि तारीख में कभी नहीं हुआ, और वो फैसला इसलिए इतने महीनों में करना था कि ताकि जब जुलाई 2018 में इलेक्शन हुए तो कन्विक्शन हो जाए। और फिर वो जो जज साहब थे जिन्होंने फैसला सुनाया, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उसके बारे में उस केस के कंडक्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हमारे सर शर्म के
अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सर शर्म से झुक गए उन जज के कंडक्ट के हवाले फिर आप लोगों से जब ये सवाल किया जाता है कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे, कोई इरादा है, तो ये भी जवाब हमें सुनने को मिलता है कि जब उनका इलाज मुकम्मल होगा तब आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। फिर आप लोग अलग ऐलान ये बात कहें कि भाई यहाँ पर उनको इंसाफ नहीं मिलना है, वो आएंगे, उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, पहले भी उन पर झूठे मुकदमात बने, सजा दिलवाई गई, तो मजीद अब वो ये भुगतने को तैयार नहीं है, लिहाजा वो वापस नहीं आएंगे। फिर इलाज को जरा पीछे रखें ना। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ गोइंग टू जेल, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ गोइंग टू जेल। ये सिर्फ बात है इंसाफ के तकाज़ों की कि इंसाफ के तकाजे पूरे होते हुए हमें नज़र आते हैं या नहीं आते। अब अगर आप ये कहें कि जी मोहम्मद सफैर ये आप जो अभी बात कर रहे हैं, ये तो फिर असल बात तो ये है। मैं ये कहता हूँ, और बरमला मैंने तभी ये कहा कि मैं बिल्कुल खुल के इसका इजहार करता हूँ, और मैं उन लोगों में शामिल हूँ, लाखों पाकिस्तानी इसमें PMLN के चाहने वालों में, मियां नवाज शरीफ के चाहने वालों में, जो हम ये कहते हैं कि हम उनका सर यहाँ इस तरह से जो नाइंसाफ़ी यहाँ होती रही है और जिसमें जान की हद तक खतरा होता है। वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मना किया गया था, वो वापस अक्टूबर 2007 में अटैक हुआ, उस दिन 150 से ज्यादा वार्न किया गया था ना, उन्हें वार्न किया गया था, उन्हें कहा गया था कि ना आप ना आए, आपकी जान को खतरा है। तो अगर आप उसको उस सूरत हाल से जोड़ रहे हैं तो क्या नवाज शरीफ साहब को भी कहीं से ये मैसेज मिला है, पैगाम मिला है कि आपकी जान को खतरा है? क्या उन्हें भी वार्न किया गया है कि आप वापस ना आए? बिल्कुल जान को खतरा है उनको। यहाँ तो ये देखें, मैं वही कह रहा हूँ ना, यहाँ पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो है ना, जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको हटाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल राइवलरी से हटाने के लिए बिल्कुल जान का खतरा सबको होता है। और हमारी किससे जान का खतरा है? उससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या किया था, जुडिशियल मर्डर किया गया था, लियाकत अली खान के साथ किया गया था। सो हमारी तो हिस्ट्री भरी पड़ी भी है। वी आर स्टिल अ थर्ड वर्ल्ड टिपिकल स्टैंडर्ड कंट्री जहां इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और कोई भी बैठ के आज हमारी जो जुडिशियल हिस्ट्री है उस पर वाह नहीं करता, अफसोस ही करता है कि हमने किस किस्म के फैसले किए हैं। मतलब यहां ऐसा भी है शाजिया कि 1999 में मिलिट्री कू हुआ जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के आइन के खिलाफ था और पाकिस्तान बनने की जो रूह के खिलाफ था, और जस्टिस इरशाद हसन खान जो चीफ जस्टिस थे और उनके साथ जो जजेस थे, उन्होंने वैलिडेट भी किया और उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर सकते हैं जनरल साहब। जुबैर साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं जरा ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद आकर PDM जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर आज इजलास हुआ, PDM का मुस्तकबिल क्या है, मरियम नवाज का क्या रोल होगा, शहबाज शरीफ साहब क्या इसको लीड करेंगे, इस बारे में भी आपसे कुछ सवाल करने हैं। मुझे ब्रेक लेने, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जुबैर साहब मेरे साथ हैं। जुबैर साहब, आज PDM का इजलास हुआ 2.5 महीनों के बाद। पीपल्स पार्टी के बगैर अब PDM ने आगे चलना है, लेकिन बिलावल भुट्टो का आज भी ये इसरार है कि अपोजिशन इकट्ठी हो, मुत्तहद हो, तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जराए ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत और इत्तेहादियों के 25 से ज़ायद अरकाने कौमी असम्बली साथ हैं, पंजाब में 31 अरकाने असम्बली साथ देने को तैयार हैं। क्या इस मामले को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में कोई बैकडोर, कोई राब्ते हुए हैं इस मूवमेंट को लेकर? कोई राब्ते नहीं हुए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से पंजाब असेंबली में या नेशनल असेंबली में, और मेरा ख्याल है कि ये एक फैसला जो है, ज़ाहिर है सबसे बड़ी ऑपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है पंजाब में, और इनफैक्ट जो 2018 के जो धांधली शुदा इलेक्शन थे जिसमें वो सब कुछ हुआ जो कि मेरा ख्याल है बदतरीन धांधली की तरफ इशारा देता है, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा वोट जो निकले थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के निकले थे और सबसे ज़्यादा सीटें। तो जाहिर सी बात है हमारे सबसे ज़्यादा स्टेक्स हैं पंजाब में,
और पंजाब में अगर कुछ भी चेंज होता है तो हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं देखना कि हमने एक हुकूमत बुज़दार साहब की हुकूमत को उखाड़ दिया और हम बड़े नारेबाजी करें और खुशियां मनाएं। हमें अपना जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सर्वाइवल को भी देखना है कि हमारा लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है। और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ कि इस किस्म की सियासत करने के लिए अब हमने तौबा कर लिया है कि ऐसी सियासत नहीं करेंगे जिसमें किसी ना किसी तरह से हुकूमत में आना और हुकूमत को गिराना ही मकसद हो। तो फिर पीडीएम का क्या मकसद है? जलसे होंगे क्या? सिर्फ हुकूमत को घर भी नहीं भेजना? पीडीएम जो फिर दोबारा एक्टिव हुई है, इसका मकसद क्या है, मोटिव क्या है? देखिए, एक ऑपोजिशन का जो मकसद होता है, अब ये तो अगर हम एक तरफ कहते हैं कि जी जबरदस्त वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जो हैं उधर ऑपोजिशन कैसे काम करती, तो ऑपोजिशन का काम होता है हुकूमत पर एक चेक रखना, हुकूमत की पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाना अगर वो अवाम के खिलाफ जा रही हैं। लाइक महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, फॉरेन पॉलिसी है, कश्मीर का इशू है, अभी अफगानिस्तान में जो हो रहा है, तो ये ऑपोजिशन के फराइज में शामिल है। तो ऑपोजिशन अगर वो एक प्लेटफॉर्म पर आके ये करती है और जलसे जुलूस करती है और उस हद तक करती है कि जो पाकिस्तान के आइन में इजाजत है, कोई तोड़ फोड़ नहीं करती, तो मेरा ख्याल है ये तो एक अच्छी चीज है। अवाम लेकिन माजी में इत्तेहाद देखे है ना हमने, जिनका मकसद ये रहा है कि हुकूमत को घर भेजना है। मुझे ये बताएं कि पीडीएम को पहले मरियम नवाज साहिबा लीड कर रही थी, अब कोरोना का शिकार है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। अब जब पीडीएम के जलसे होंगे, लीड कौन करेगा? मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब जो हैं जलसों में इकट्ठे एक स्टेज पर हमें नज़र आएंगे, या जो बात मरियम नवाज साहिबा ने की है कि जहां मैं हूं तब वहां शहबाज साहब की ज़रूरत नहीं है, जहां शहबाज साहब हूं वहां मेरी ज़रूरत नहीं है? ये आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से पूछ रही हैं? मेरा इसमें क्या पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है? मेरा सवाल है। नहीं, तो ये तो हमारा अंदरूनी मामला है ना। मतलब जब कोई देखे ना, किसी के घर आके पूछता है कि आपके घर खाना क्या बना है, मुस्लिम लीग तो नून की पूछेंगे ना कि मुस्लिम लीग नून क्या एक अवामी जमात नहीं है? मुस्लिम लीग नून की सियासत क्या आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, आपकी पर्सनल चीज है, अवामी जमात नहीं है? सवाल पूछना हमारा हक है। अंदरूनी इख्तलाफात क्या डिस्कस नहीं हो रहे? जवाब देना हमारा फर्ज है, जवाब देना हमारा फर्ज है। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कहां से आ गया? नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था आपसे, तो मेरा राइट है आपसे सवाल पूछने का। जी जी पूछें। हाँ, तो बस सवाल तो मैंने पूछा था, जवाब तो मैं दूंगा। जी बिल्कुल, आप सवाल पूछें। मुस्लिम लीग नून एक अवामी जमात है, तो अवाम ये चीज़ें जानना चाहती है कि कौन लीड कर रहा है, अंदरूनी इख्तलाफात के हैं। अगर आपने अवाम से वोट लेने हैं तो अवाम आपके बारे में क्या सोचती है उसका जवाब देना पड़ेगा ना आप लोगों को। मैंने जो कहा कि ये अंदरूनी मामला इस लिहाज से मैं कह रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कि दोनों में ज़बरदस्त खूबियां हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हैं या मरियम नवाज हैं। शहबाज शरीफ से ज़्यादा एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर और एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर जिन्होंने डिलीवर किया है, और पूरी कौम उनकी जो पंजाब में उन्होंने किया है जब भी वो वज़ीर आला रहे, वो उससे मुतरफ है। मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग उनके निकात भी एग्री करते हैं। अब जाहिर है वो खूबियां हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए वो बड़ी ज़बरदस्त खूबियां हैं। मरियम नवाज इज़ अ क्राउड पुलर, वो जहां भी जाती हैं मजमा इकट्ठा कर लेती हैं, लोगों में एक जोश जज्बा पैदा हो जाता है उनके जलसों में। तो दोनों को इस्तेमाल करना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इस तरह से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भरपूर फ़ायदा हो दोनों की मौजूदगी से। अब कोई स्पेसिफिक जलसा या कैंपेन जो है उसमें कौन जाएगा और कौन नहीं, मेरा ख्याल है इसका फैसला जो है वो जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी मर्जी है कि जी वो खुद जाना चाहते हैं। तो ये तय है कि वो इकट्ठे नहीं होंगे? नहीं, ये भी उनकी मर्जी है। शहबाज शरीफ साहब अगर कहें कि जी मैं भी जाऊंगा और आप भी साथ चले, तो मरियम नवाज कैसे कहेंगी कि मैं नहीं साथ जाती जब तक? क्योंकि वो ये बात कह चुकी है ना कि जहां मैं हूं वहां उनकी जरूरत नहीं है, जहां वो है वहां मेरी जरूरत नहीं। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि वो कह चुकी है बात। नहीं, वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में उन्होंने कहा था कि जब, और ऐसा ही ज्यादातर होगा कि लेवरेज करते ना, अगर एक आपका क्राउड पुलर है और वो जलसे में जाने के लिए भी उसके पास टाइम भी है और उसका जाना जरूरी भी है, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को हम उस तरह से इस्तेमाल करेंगे जो उनकी सेहत भी इजाजत देती है। और इसमें कोई शक नहीं जुबैर साहब, मरियम नवाज साहब एक जबरदस्त क्राउड पुलर हैं, लेकिन ज़मीनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद
सियालकोट का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, ज़बरदस्त क्राउड आया, क्राउड पुलर वो हैं, उन्हें समझा जाता है, लेकिन क्राउड वो वोट पुलर नहीं है। देखिए, इसमें इलेक्शन में सिर्फ क्राउड पुल करने की बात नहीं होती है कि जी आपने किस तरह से क्राउड पुल किया है। बहुत सी दूसरी चीज़ें भी होती हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि वोट में कन्वर्ट होनी होती हैं। आपने सही कहा, मरीम नवाज का सारा काम नहीं है कि जी वो A to Z सारा उन्होंने कैंपेन लीड करनी है, और कॉन्स्टिट्यूंसी में वो चीज़ें जो कि आप कह रही हैं वोट को कन्वर्ट करने के लिए इलेक्शन डे मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो तमाम चीज़ें वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भी दूसरे लोगों का काम होता है। सो जिम्मेदारी डालना मरीम नवाज पर बड़ी ज्यादती की बात है कि भाई उन्होंने तो वो जो काम था उन्होंने भरपूर अंदाज में किया, किसी ने उंगली नहीं उठाई कि जी आपने उस तरह से जोश जज्बा नहीं दिलाया। अब उसको कन्वर्ट अगर वोट में करना है, और हमें ये भी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली दफ़ा है कि अपोजिशन जमात होने के नाते इतने ज़्यादा वोट 5,10,000 कभी किसी ने नहीं लिए। सो हम उस हिसाब से अगर देखें तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। ठीक है, आखिरी सवाल, इससे ज़्यादा आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को टेस्ट किया, चंद रोज पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इस बारे में ब्रीफ किया गया। आज शिबली फराज साहब ने कहा कि सियासी जमातें अपने बेहतरीन से बेहतरीन जो है माहिरीन है उनको ले आएँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM जो है इसको जांचें, इसको हैक नहीं किया जा सकता, इंटरनेट से जुड़ी नहीं है, ब्लूटूथ से जुड़ी नहीं है। तो धांधली के इल्जामात तो हम दहाइयों से सुनते आ रहे हैं, तो इस मसले को आप ऑपोजिशन क्यों नहीं समझ पा रही है कि इसको हल होना चाहिए? EVM के जरिए आप लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, तो फिर ये धांधली का मसला कैसे हल होगा? क्यों मानने को तैयार नहीं है? पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है चाहे आप पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं या नहीं है, या मीडिया का हिस्सा हैं, या एक आम शहरी, मैं नहीं हूँ पॉलिटिकल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सबका इंटरेस्ट होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे काम करती है। ये सही है ना? हाँ। मैंने 50 दफ़ा ये कहा है, शिबली फराज साहब को भी कहा है, दूसरे वज़रा को भी कहा है, और मैं आपको एक और बात भी बता देता हूँ कि जी आप पूरी कौम के सामने एक प्रेजेंटेशन करते ना, आप सारे आप कह रहे हैं ना कि जी ऑपोजिशन एक्सपर्ट्स ले, भाई आप तो करें ना, आप इब्तिदा करें। दूसरी चीज ये है कि हम बिल्कुल उनकी बात भी सुन रहे हैं। आज से 4-5 रोज पहले सेनेट की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें 4 घंटे का इजलास हुआ, और उस 4 घंटे स्पेसिफिकली ऑन दिस थिंग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन करने के लिए। अली मोहम्मद खान साहब, जब से नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, हुकूमत को पछतावा लगा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर हों, वुज़रा हों, एक ही बात करते हैं कि ये धोखा देकर चले गए हैं, गलत मेडिकल ग्राउंड्स पर चले गए हैं, बहाना बनाकर जो है ना ये चले गए हैं, और कोई रिपोर्ट्स भी पेश नहीं करते। कल ही शहजाद अकबर साहब एक हमारे ही टेलीविजन पर आकर ये कह रहे थे कि कोई इन्होंने आज तक कोई रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जमा नहीं कराई। आज नवाज शरीफ साहब के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है, नई मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी पेश की हैं, जिसमें कहा गया है कि वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, वो सफ़र नहीं कर सकते, उनको रहने की उस जगह इजाज़त दी गई है कि जहां आपका अस्पताल हो करीब ही आप जगह लेकर रहें, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। क्या इन रिपोर्ट्स के बाद भी हुकूमत को कोई शकूको शुबहात, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या आज भी आप यही समझते हैं कि धोखा देकर, चकमा देकर, झूठ बोलकर चले गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज 11 अगस्त है, बड़ा अहम दिन। सिर्फ एक नुक्ता सामने रख के फिर बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि 14 अगस्त पे आने वाली है जी। और शायद 14 अगस्त से पहले आपके साथ ये मेरा आखिरी प्रोग्राम हो, तो आपकी नाजरीन को और आपको और आपकी टीम को, 92 न्यूज़ को, पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से जो है 14 अगस्त जश्न आज़ादी बहुत बहुत, इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। इस मैसेज के साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ
कि हम ज़रूर अपने मुल्क के लिए उस तरह से सोचें जिस तरह हम अपने माँ अपने घर के लिए सोचते हैं। और इंशाअल्लाह कोई भी माँ जो कोई भी बेटा या बेटी को बताना नहीं पड़ता कि आप अपनी माँ का ख्याल कैसे रखें, अपने घर का। हम सबको पता है हमने क्या करना है। तो इस 14 अगस्त को हम ये अपना एहतसाब करें कि इस पिछले साल में आपने, मैंने, हम सब ने अपने मुल्क को कितना मजबूत किया। बिल्कुल। और आइंदा के लिए हमारा, अगले साल के लिए हमारा अपने का प्लान क्या है। और चूँकि आज 11 अगस्त है, माइनॉरिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट दिन है। आज के दिन हमारे कायद ने इम्पोर्टेंट एक बयान भी दिया था नॉन मुस्लिम्स के लिए। तो हम अपने मुल्क में नॉन मुस्लिम्स का ख्याल रखें और ज़्यादा इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि उनकी इबादत गाहें और उनको हर तरह की मजहबी आज़ादी हो। और जिस तरह से एक वाक़या मंदिर का हुआ जिस पे करारदाद हमने पेश की, मेरे हाथ से वो पेश हुई, पूरे ऐवान ने उस पर अफसरदगी का इजहार किया। और आज अल्लाह ताला के करम से और इस पर इस्लाम भी हमें पाबंद करता है कि नॉन मुस्लिम्स की इबादत गाहों का हम ख्याल रखें। तो देखें, इस मुल्क हमने मिल के मजबूत करना है। मियाँ साहब के हवाले से आपने सवाल किया है, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी कि जब उनकी बीमारी हुई तो मुझे, यानी कि मैं इस बात का विटनेस हूँ, मैं किसी और की बात क्यों करूँ, मैं विटनेस हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इंतहाई फ़िक्रमंद थे और उन्होंने काबीना में इस पर डिबेट करवाई और उन्होंने ये इसका इजहार किया कि अगर वो वाकई इतने बीमार हैं तो बिल्कुल उनको हर तरह की मेडिकल रिलीफ मिलनी चाहिए। लेकिन जब मियाँ साहब तशरीफ़ ले गए मुल्क के बाहर, तो जब उनका उधर रवैया रहा, जिस तरीके से उधर वो आगे पीछे मूव करते रहे, फिर कोई ट्रीटमेंट भी, कोई अस्पताल में कोई ट्रीटमेंट भी सामने नहीं आई, तो उस वजह से शक्कुक व शुबात आते रहे। फिर बीच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे ख्याल में उनको डिक्लेयर किया गया कि वो एब्सकॉन्डर हैं और वो हाजिर हों। तो उस वजह से मामलात ख़राब हुए। फिर ख़ासकर जब मरियम साहिबा ने ख़ुद, उनकी बेटी जो है मोहतरमा मरियम साहिबा ने ख़ुद जब ये बात की कि अगर आप यकीनी बनाएं कि उनको इंसाफ मिलेगा तो उनको कल ही हम बुला लेते हैं, इसका मतलब है कि बीमारी का ऐसा कोई इशू नहीं था। फिर दूसरा उसमें अभी जुबैर साहब भी मेरे प्रोग्राम में थे, वो भी ये कह रहे थे कि मियां साहब की जान को खतरा है, इस मुल्क में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते, उन्हें जाली मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवाया गया, सजा दिलवाई गई बगैर ट्रायल के, आप उनकी जान को खतरा है, वो इसीलिए वापस नहीं आ सकते। देखिए, तो ये एक मैं अपनी बात रख के फिर आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं कि जब उनके वीज़े का इशू हुआ तो जब उन्होंने अपील जमा की है, मियाँ साहब ने अपने वकला के ज़रिए, अपनी लीगल टीम के ज़रिए, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं और मीडिया में जहाँ तक मैंने देखा है, तो उनकी तरफ से उस अपील में कोई मेडिकल रिपोर्ट्स वहाँ जमा नहीं की गई। तो उनका वहाँ स्टे तो मेडिकल ग्राउंड्स पे ही है, पाकिस्तान में मेडिकल ग्राउंड से पे वो गए हैं, वहाँ उनके और स्टे का और की मंतकी मकसद नहीं है। अगर वो बीमारी के इलाज के लिए वहाँ स्टे करना चाहते हैं तो उनको वहाँ ज़रूर मेडिकल रिपोर्ट्स यूके अथॉरिटीज़ के सामने रखने चाहिए थे। अब इस बात पे आते हैं कि जब उन्होंने इस चीज़ को एक सियासी रंग दिया कि इंसाफ नहीं मिलेगा, फलाना नहीं होगा, तो अपने उस बयानी के खुद उन्होंने रद्द किया कि जो मेडिकल ग्राउंड्स पे गए। अब आपने ये बात की है कि उन्होंने कोई मेडिकल रिपोर्ट्स जमा की हैं, तो जब तक वो मेडिकल रिपोर्ट्स सामने नहीं आती हैं और अदालत की कसौटी पर उनको परखा नहीं जाता, जो पास्ट रिकॉर्ड है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। तो जब तक उसके अब जो ऑथेंटिसिटी है उन रिपोर्ट्स की कि किस लेवल की रिपोर्ट्स हैं और ये कितनी ऑथेंटिक हैं, अदालत उसको किस तरह से देखती है। और इसमें एक मेरा पॉइंट और ले लें, फिर आपको कोई और बात हो जवाब देता हूँ कि जिस अदालत से वो फ्यूजिटिव हैं, जहाँ से वो एब्सकॉन्डर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ उनको बुलाया जा रहा था, मैं इस बात को ज़रूर देखना चाहूँगा कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स वहाँ पेश होती हैं। जिस अदालत ने उनको बुलाया कि आप आएँ और वो कह रहे हैं कि बीमार हैं, तो क्या उनकी मेडिकल लाहौर हाई कोर्ट में तो पेश हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जानी चाहिए रिपोर्ट, जहां से एब्सकॉन्डर हैं। बाकी तो सारी अदालतें जो है मोहतरम हैं, लेकिन जहां से एब्सकॉन्डर हैं उस अदालत में देखा जाएगा कि आपकी रिपोर्ट्स की कितनी वरासिटी है। मत भूलें कि उस अदालत के सामने मरियम बीबी का जो बयान है बड़ा इंपॉर्टेंट था, जब उन्होंने कहा था कि आप कल यकीनी बनाएं इंसाफ मिलेगा, हम उनको बुला लेंगे। इसका मतलब है हेल्थ ग्राउंड्स को इतने बड़े इश्यूज नहीं थे। सही, क्या यही वजह है नवाज शरीफ साहब के एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए कि आप लोग आज भी ये समझते हैं कि वो झूठ बोलकर बाहर गए हैं? मरीम नवाज साहिबा भी अपने एक इलाज के लिए जाना चाहती थी, नाम उनका ECL में डाला गया। अब उनके बेटे का निकाह है 22 अगस्त को, उन्होंने ट्वीट किया, मैं जेल में थी जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, अब मेरे बेटे का निकाह है, लेकिन बदकिस्मती से इंतकामी कार्रवाइयों का, बोगस कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से मैं शिरकत नहीं करूँगी, ना ही कोई दरख्वास्त दूँगी। क्या हुकूमत इस बात पर हुकूमत अटल फैसला कर चुकी है कि कुछ भी हो, बेटे की शादी हो, निकाह हो या कोई बीमारी हो, मरियम नवाज को बाहर नहीं भेजेंगे आप लोग? देखें, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, जो उनके बरखुरदार हैं वो पाकिस्तानी नेशनल हैं
और ज़ाहिर है ये एक राइट होता है, प्रेरोगेटिव किसी का भी है कि वो जहाँ चाहे कोई शादी वगैरह जिसने करनी है और जिस जगह पे चाहे वो कर सकता है, जिस मुल्क में चाहे। लेकिन आप पाकिस्तानी हैं, अगर आपके पेरेंट्स को इशू है और वो नहीं आ सक रहे क्योंकि लीगल इशू केसेस में वो इन्वॉल्व हैं, तो आप आ जाएं, आप यहाँ पे निकाह कर लें। या अगर आपने जाना है तो आप दरख्वास्त दे दें, इंटीरियर मिनिस्ट्री और जो जिम्मेदार इदारे हैं वो देख लेंगे। अगर आपका लीगल राइट बनता है और आपको, तो फिर देख लेंगे कानून के मुताबिक अगर आप जा सकते हैं आप अप्लाई तो करें। बाकी आप देखें यहाँ पे देखें वी आर ऑल इक्वल, कोई आसमान से उतरा हुआ कोई नहीं है। या देखें तो वो देख लें, अगर उनके कोई लीगल इश्यूज हैं वो अप्लाई करके देख लें, अगर लीगल इश्यूज हैं तो वो नहीं जाएंगे। लेकिन ये कहना कि देखें हमदर्दी इस तरह से देखें, लेट्स नॉट प्ले जो वो मजलूम कार्ड नहीं होता। अच्छा। हम कोई इतने सारे मजलूम सारे नहीं हैं, सबको पता है हम सच कितना बोलते हैं। मैंने या आपने तो नहीं कहा था ना कि मेरी पाकिस्तान से बाहर, तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉपर्टीज नहीं है? तो रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। लेकिन बहरहाल अपने आप को इतना मजलूम भी नहीं पेश किया जाना चाहिए। मियाँ साहब वापस आएं, अदालतों का सामना करें, और अगर आपने बाहर जाना है आप प्रॉपर अप्लाई करें, उसको लीगली देखा जाएगा। अगर कानून के मुताबिक आपको इजाजत मिल सकती है तो मिल जाएगी। ठीक है, अली मोहम्मद, ज्यादा मजलूम बनने की मैं नहीं समझता इस तरह आपको वो विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहिए। आप ठीक ठाक, आपके वसाइल हैं, आपके पास ठीक ठाक लीगल टीमें मौजूद हैं, और आप एक बड़े एक पावरफुल फैमिली से आपका ताल्लुक है। ठीक है, यहाँ तो कमजोर लोग और हैं, गरीब लोग और हैं, जिनके मसाइल हैं, जो जेलों में सालों रुल रहे हैं, जिनके पास इलाज के पैसे नहीं है, जिनको छोड़ के आप मुल्क से बाहर चले गए। अली मोहम्मद खान साहब, वक्त आ गया है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज पीडीएम का इजलास हुआ और यहाँ आके अपनी चीजें फेस करें। ठीक है, पीडीएम का आज इजलास हुआ, उन्होंने एक बार फिर से मुस्तरद किया इंतखाबी इस्लाहात, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको आज टेस्ट भी किया शिबली फराज साहब ने, स्पीकर कौमी असम्बली ने, और कहा कि सियासी जमातें अपने बेहतर से बेहतरीन माहिरीन को लेके आएँ, टेस्ट करें। लेकिन अपोजिशन इसको मानने को तैयार नहीं है। कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे 2023 के इंतखाबात में? इलेक्शन कमीशन के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपोजिशन भी नहीं मानती है, क्या करेंगे आप लोग? देखें, ये जो आपने किसी चीज़ का नाम लिया, वो तो मेरे ख्याल में काफ़ी अर्सा पहले जो है जहाँ भाग हो चुकी है, उसका क्रियाक्रम हो चुका है, उसका जनाजा खुद मौलाना साहब ने पढ़ाया था। तो ये जो भी मखलूक है, पता नहीं 4 टांगों की है 10 टांगों की है, मुझे नहीं पता। लेकिन आप अजीब यहाँ पे इनका बयानिया है। एक तो वो पीडीएम है ही नहीं जो कोई थी। देखें, वैसे ही मैंने अज़राए तफन्नुन ने एक बात की, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, किधर है पीपल्स पार्टी इसमें? आपकी तो आपस में फूट है। फिर पीडीएम का कोई एक बयानिया ही नहीं है। यहाँ पे मौलाना साहब की बयानिया तो ये है, वो तो खान साहब की और पीटीआई का नाम सुनना नहीं चाहते, खान साहब की शक्ल वो वज़ीर आज़म साहब की देखना नहीं चाहते। वो एक आंख उनको तहरीक इंसाफ नहीं बाती, क्योंकि उनका मैंडेट जो है हमें मिला है खैबर पख्तूनख्वा से, या जो भी रिलीजियस वोट था उनका वो पीटीआई को मिला है। सही। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका पीडीएम के अंदर का बयानिया है, मरियम बीबी का कुछ और है। शहबाज साहब तो ताउन के लिए था, वो कहते हैं कि मैं तो पाकिस्तान के लिए किसी के गोठे बातें सब अपनी जगह। ईवीएम को कैसे लेकर आएंगे? मैं तो मेरे सवाल का जवाब दे, ईवीएम को कैसे लेकर आएंगे, कैसे? अब यहाँ पे एक पॉइंट है ना, देख सुने, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो ये है कि एक पैराडाइम शिफ्ट है इनके बीच में, एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक इनके बीच में एक बहुत बड़ा एक शिगाफ है कि मौलाना साहब कोई बात सुनने पे तैयार नहीं है। वो स्टेटस को जो है पहली बार वो सिस्टम से बाहर हैं। अब शहबाज साहब ने खुद ये बात की थी कि नहीं कि मैं ताउन करूंगा पाकिस्तान के लिए। तो ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, तो इसका रोना धोना तो ये लोग कर रहे हैं ना, कह रहे हैं हमारे साथ धांधली हुई है। तो अगर खान साहब ने अब इन्विटेशन दे रहे हैं कि आए इस पर बात करें, आप बेशक इसको रद्द करें, लेकिन प्रॉपर एक दलाइल के साथ तो करें और उसका अल्टरनेटिव भी देना। अगर आप कहते हैं कि ये नहीं, तो फिर कौन सा तरीक़ाकार? अगर देखें, एक तरफ मौलाना साहब की मैं ना मानूं वाली सियासत है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए ताउन करने के लिए तैयार हूं। मोहतरमा मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब की सियासत में 180 डिग्री का फर्क है। तो आप मुझे बताएं, मैं पीडीएम की कौन सी बात सच मानूं? मौलाना साहब की, शहबाज साहब की, मरियम साहिबा की, या उनके जो साबिक मेंबर थे बिलावल साहब, जरदारी साहब जो हैं, उनकी किसकी माने? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कौन सी पीडीएम जो फौत हो गई है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लियामेंट अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, यूरोप के डिसइंफो लैब के जरिए इंडियन क्रॉनिकल्स के प्रोपेगेंडा नेटवर्क के पकड़े जाने के बाद अब पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के डिजिटल मीडिया विंग ने कुछ हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं कि भारत किन किन तरीकों से पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए जाली खबरों को फैलाकर आलमी तौर पर गुमराही को फैला रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने एक मीडिया ब्रीफिंग में पिछले 2 साल में सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली खबरों और ट्रेंड्स का आज एक तफसीली जायजा पेश करते हुए बताया कि ज्यादातर ट्रेंड्स को भारत, अफगान हुकूमत हत्ता के इजराइल से लीड किया जाता रहा। क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, जरा सुनिए। पाकिस्तान के खिलाफ जो बड़े सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं उनको इंडिया ने लीड किया है और उसमें पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्लेयर है जिसने हिंदुस्तान की मदद की है वो पीटीएम और उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो वर्कर्स हैं वो हैं, और उसके बाद उसमें अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके लोग जो हैं वो शामिल हुए। 2 सालों में वो 150 ट्रेंड्स पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 150 ट्रेंड्स जो हैं वो लीड किए गए। इनमें 37 लाख खाली ट्वीट्स जो हैं वो की गई। सारे जो ट्रेंड्स हैं इनको शुरू पीटीएम ने किया और इसको सपोर्ट जो है वो हिंदुस्तान से जो है वो मिल रही थी, और बदकिस्मती से इस ट्रेंड में ना जानते हुए या जानते हुए JUIF ने और PMLN के मीडिया टीम ने इस ट्रेंड में हिस्सा लिया। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त बैन-अक़वामी तौर पर जिन हालात से गुजर रहा है इसमें ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले नेटवर्क्स कहीं पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। इसकी एक वजह अफगानिस्तान में अमेरिका से निकलने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल भी है। आज आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर्स का इजलास हुआ जिसमें अफगान मसले के हल में के बारे में कहा गया कि अफगान मसले का हल जो है ये तमाम अफ्रीकैन की जिम्मेदारी है, और ये कहा गया कि पाकिस्तान ने मुफाहमती अमल में पुरखुलूस और संजीदा कोशिशें की। नाजरीन, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और अफगान तालिबान के दरमियान जो पीस प्रोसेस है, पीस डील है, ये काबिल अमल नज़र नहीं आ रही है। तालिबान ने अमरीकी फ़ौजों के अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद पहले देही इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया जिसमें उन्हें ज़्यादा मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा था। फिर तालिबान ने सरहदी इलाकों पर कब्जा किया और अब सूबाई दारुल हुकूमतों यानी बड़े शहरों पर अपना कंट्रोल कायम करते जा रहे हैं। आज 34 में से 9 सूबाई दारुल हुकूमतों पर अब तालिबान का कब्जा है, और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोहा में एक बार फिर से ट्राइका प्लस मुज़ाकरात जारी हैं। एक तरफ अमन के लिए बातचीत जारी है तो दूसरी तरफ खौफनाक जंग की खबरें भी मिल रही हैं। जैसे जैसे तालिबान बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं उसी तरह अफगान फोर्सेस की मज़ामत भी अब बढ़ती जा रही है। सदर अशरफ गनी ने सिर्फ 20 दिन बाद ही अपने आर्मी चीफ को बदल दिया। जनरल हेबतुल्लाह अली ज़ई को अफगान फौज का नया चीफ लगाया गया है। अफगानिस्तान में तशद्दुद की नई लहर की वजह से 21 जून को ही अफगान सदर ने जनरल वली मोहम्मद अहमद ज़ई को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात किया था, जिन्हें बरतरफ करने की जो वजह थी वो ये थी कि तालिबान की पेशकदमी को रोकने में वो नाकाम थे। तालिबान को रोकने के लिए अमेरिका ने 52B जैसे खतरनाक बमबार तैयारों के जरिए अफगानिस्तान के कई इलाकों में बमबारी की जिन्हें कतर में अमेरिकी फौजी अड्डे से उड़ाया जा रहा है। नाज़रीन, सूरत हाल किस तरफ जा रही है इस पर मैं बात करूंगी। जो इन उमूर पर गहरी नजर रखते हैं सलीम साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, अफगानिस्तान में सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान पर मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ने भी इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर जो मौजूदा दहशतगर्दों की जो पनाहगाहें हैं, अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम इसी वजह से बढ़ता जा रहा है, अफगानिस्तान की हुकूमत कह रही है। फिर तालिबान, तहरीक तालिबान की धमकियां हैं। साफ़ी साहब, ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कितनी गंभीर हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो कई हवालों से गंभीर है। एक तो ये है कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान में अगर हालात ख़राब होंगे तो रिफ्यूजीज़ भी इधर आएंगे। दूसरा जो उससे भी बड़ा ज़्यादा ख़तरा है वो ये कि हम तो सालों से ये अर्ज़ करते रहे कि TTP और TTA बुनियादी तौर पर एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, लेकिन पिछले 16-17 साल में इस बयानिए को तस्लीम नहीं किया गया और हमारी रियासत हमें इससे उलट पट्टी पढ़ाती रही।
लेकिन अब तो रियासत भी ये मान गई है और ये ऑब्वियस है कि उधर अगर तालिबान ताकत के बल पे इक़्तिदार में लेते हैं तो यहाँ पे भी टीटीपी की सरगर्मियाँ बढ़ेंगी और बढ़ेंगी नहीं बल्कि बढ़ चुकी हैं। तो सबसे ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज तो पाकिस्तान के लिए ये सामने आएगा। तीसरा ये कि अगर 9/11 के बाद ट्राइबल एरियाज़ में सिचुएशन बिगड़ गई तो उस वक़्त वहाँ पे ना हमारी फ़ौज पहले से एग्जॉस्ट हो चुकी थी और ना वहाँ पे पीटीएम जैसी तंजीमें थी, बल्कि जब फ़ौज उधर गई तो उनको हार पहनाए गए। अब के बार जो है वो पहले से वो वाले मसाइल भी हैं। तीसरा फिर ये कि अगर टीटीपी की असल क़ुव्वत उस वक़्त तोड़ी थी तो वो अमेरिकन ड्रोन ने तोड़ी थी, क्योंकि बैतुल्ला मसूद, नेक मोहम्मद, हकीमुल्लाह मसूद, मुल्ला फजलुल्लाह, कारी हुसैन, ये सब लोग अमेरिकी ड्रोन हमलों में निशाना बनाए गए थे। अब तो हमें वो सपोर्ट भी हासिल नहीं होगा, बल्कि ये ज़्यादा इम्कान है कि अमेरिकी शायद इस पर खुश होंगे। तो इस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक तो ये मुश्किलात होंगी, दूसरी तरफ ब्लंडर्स अमेरिका ने भी किए हैं और ये जो हालिया सूरत हाल है ये तो अमेरिका के कतर डील का नतीजा है। लेकिन जाहिर है कि वो कुर्बानी का बकरा पाकिस्तान को बनाना चाहेंगे। और एक तो ये है कि बड़ी ताकतें उनकी लॉबिंग इतनी होती हैं, उनकी मीडिया की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपना ब्लेम दूसरों की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। आप देखें पाकिस्तान में भी मसलन अब हर ब्लंडर इमरान खान करता है, लेकिन इधर लोग कहते हैं कि जी इमरान खान तो खुद ठीक है, ये तो उसके वो फलां वजीर और उसकी मुशीर ठीक नहीं है, उसका ये ठीक नहीं है। तो ये दुनिया का ये उसूल भी है कि ताकतवर पानी का बकरा नहीं बनता, वो कमज़ोर मुल्कों को बनाना चाहता है। अच्छा, फिर ये देखें कि उधर भी ब्लंडर अशरफ गनी ने खुद किया है, क्योंकि जब ओबामा ये काम करना चाह रहा था कतर में, जब उन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की और उनको दफ्तर दे दिया, तो हामिद करज़ई ने उस वक़्त कहा कि ओवर माई डेड बॉडी, और वो कहा कि ये तो आप मेरी हुकूमत की पोजीशन को तबाह कर रहे हैं। उसने कतर के सफ़ीर को भेजा और निकाल दी और अपने सफ़ीर को वहाँ से बुला लिया। अब अशरफ गनी साहब ने तो वो हिम्मत भी नहीं की कि अमरीकियों को रोकते, और फिर ख़ुद उनके कहने पे 5000 तालिबान के ऐसे हार्ड कोर लोग भी रिहा किए जिसमें सुइसाइडर भी थे और सुइसाइडर के मास्टरमाइंड भी थे। अब वो भी जाहिर है कि उनकी पोजीशन वैसे भी अबतर है। वो कहते हैं कि मैं अगर अमेरिका को नाराज़ करूं तो इस वक्त तो फिर मेरी और 2 दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकूंगा, तो वो भी मलबा पाकिस्तान पे डालना चाहते हैं। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक्टिव हो रही है, जो उन्होंने बाकायदा ये पैगाम भी दिया कि उनका जो टारगेट है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। पिछले कुछ अर्से से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं। टीटीपी के ठिकाने क्या इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं? हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, कबायली अजला में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, बड़े अरसे तक जारी रहा, इनके ठिकानों को तबाह किया गया। क्या ये अफगानिस्तान से आकर यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि टीटीपी के उस वक्त के जो लोग थे वो 100% ट्राइबल एरियाज के नहीं थे। मसलन अरशद वहीद और अकमल वहीद वगैरह तो कराची से जाके उधर गए थे, बहुत सारे लोग पंजाब से वहाँ पे गए थे। तो वो अगर जब ऑपरेशन वगैरह हुआ तो वो लोग अपने अपने इलाकों में आके फिर खामोश हो गए थे और फिर वक्त आने पे फिर दोबारा वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मसलन इस वक्त मेरी इत्तला के मुताबिक काबुल शहर के अंदर 2 से 3 हज़ार तालिबान हैं। अच्छा। लेकिन अभी वो खामोश आम लोगों के रूप में फिर रहे हैं। जब तालिबान काबुल में कार्रवाई करना चाहेंगे तो वो सारे उसके साथ एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा। तो अगर लीडरशिप की बात है तो लीडरशिप तो टीटीपी की वो अफगानिस्तान में होती है और बहुत सारे उनके एक्टिव लोग भी अफगानिस्तान में हैं। लेकिन अफगान तालिबान तो इस बात को इंश्योर करवा रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं। सोहेल शाहीन साहब भी चंद रोज पहले मेरे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने ये बात की, आपके प्रोग्राम में भी की, कि हम अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर टीटीपी वहां बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करती हैं तो ये तो फिर उनके बयान की नफी हुई। कैसे फिर वो सिक्योर करेंगे दूसरी ममालिक को? देखें, अब पहली बात तो ये है कि आगे जाके फिर क्या होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा।
अब तालिबान की जो पिछली हुकूमत थी तो उसमें लश्करी जंगवी के जो उस वक़्त के सरबराह थे रियाज बसरा, उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ जो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उनको मारने के लिए बम रखा था। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने उनसे रिक्वेस्ट की ख़ुद जाके सरताज अजीज़ साहब ने, लेकिन तालिबान ने उनको हवाले करने से इनकार किया था। दूसरा, एक कॉमन सेंस की बात होती है, इतने बड़े फ़लसफ़े की मेरे ख्याल में इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि अगर इंडिया में या श्रीलंका या किसी और मुल्क में एक ऐसी क़ुव्वत हो जो मेरी तरह सोचती हो, जिनका नज़रिया मेरी तरह हो, जिनके क़िताल का, जिहाद का, मुर्तद का, बॉर्डर का, इन सारी चीज़ों का मेरी तरह हो, और फिर वो मेरे अमीरुल मोमिनीन को अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हो, तो मैं क्या उनको कमज़ोर करना चाहूँगा या मैं उनको ताकतवर करना चाहूँगा? ये एक सवाल है जो हमें इन लोगों पे छोड़ना चाहिए कि भाई जो हमारे फैसल असास हैं। सही। एक आखिरी सवाल, अफगानिस्तान पाकिस्तान की कोशिशों को शक की निगाह से क्यों देख रहा है? आज भी ये बात हुई कि पाकिस्तान ने हमेशा संजीदा कोशिशें की हैं और पिछले कुछ सालों से, पिछले खास 1 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीस प्रोसेस में कितना अहम रोल प्ले कर रहा है, संजीदा कोशिशें। क्या कुछ माजी के इसमें वाक़यात हैं, तजुर्बात हैं अफ़गान हुकूमत के, जैसे मुल्ला अख्तर मंसूर जो कहा गया पाकिस्तानी सरजमीन पर मारे गए, उस वजह से बड़ा एक कदम एतमाद भी बढ़ा, कि ऐसे कुछ वाक़यात हैं कि आज तक पाकिस्तान की कोशिशों को संजीदा तरीके से देखा ही नहीं जा रहा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले साल के दौरान बहुत बड़ी कोशिशें की गई। आर्मी चीफ ने, DGISI ने, जो अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के स्पेशल एलवाए हैं सादिक खान ने, तालिबान को समझाने बुझाने की भी, उन पे दबाव डालने की भी, हर तरीके से, यानी हर तरीका आजमाया गया। और ये सिर्फ अफ़गानिस्तान की नहीं बल्कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि अफ़गानिस्तान में जंग या तालिबान का बज़ोर ताकत काबुल पे कब्ज़ा, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। TTP की री एमरजेंस की सूरत में भी दुनिया की तरफ से इल्ज़ामात की, क्योंकि उधर अमेरिका को अपनी सिविल सोसाइटी और कांग्रेस और मीडिया की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ेगा कि ये आप लोग अफ़गानिस्तान को तबाही के सपुर्द करके आ गए, तो वो मलबा पाकिस्तान पे डालेंगे। यही नेटो के ममालिक और यूरोप का भी है। इकनॉमिक इस वक्त हमारे हालात भी ख़राब हैं और हमें उनकी ज़रूरत भी है, तो उससे बचने के लिए भी पाकिस्तान ने ये हर तरीका इस्तेमाल किया, हर हरबा इस्तेमाल किया, और आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के मसले में कोई पीसफुल सेटलमेंट निकले। लेकिन याद माजी जो है वो आज़ाद है, और माजी में हमारा किरदार, क्योंकि अफ़गान इसलिए उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है कि एक तो ये देखते हैं कि माजी में दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक थे जिन्होंने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया था, उसमें एक पाकिस्तान था। फिर यहाँ से मुल्ला अख्तर मंसूर का यहाँ पे मारा जाना, फिर इस तालिबान के इसी मुल्ला बिरादर को ये पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए थे, उस्ताद यासिर यहाँ पे गिरफ्तार हुए थे, बाकी सब कुछ था। तो वो माजी से इस वक्त वो नहीं को तैयार नहीं है, और माजी में जो हमारा किरदार था उसकी वजह से आज पाकिस्तान के उस पॉजिटिव किरदार को भी तस्लीम नहीं लिया जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी से साथ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।